प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं। मैं विशाल मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर कक्षा में जो प्रश्न पत्र में एक कहानी वाला प्रक्रम आता है, उसके अंतर्गत आज दूसरी कहानी हम लोगों की है पंचलाइट। आपकी कक्षा में 3 कहानियाँ संकलित है। प्रथम कहानी का नाम है ध्रुव यात्रा, द्वितीय कहानी का नाम है पंचलाइट एवं तृतीय कहानी का नाम है बहादुर, जो कि एक नेपाली लड़का होता है। बड़ी ही मार्मिक कहानी है बहादुर की। तो सबसे पहली कहानी ध्रुव यात्रा है, वो कम इंटरेस्टिंग है, कम रोचक है, इसलिए उसको मैं पहले नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंचलाइट कहानी के विषय में। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी को किस प्रकार से परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके विषय में आपको जानकारी दे दूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पॉज करके आप प्रश्न लिख लीजिए, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछता है कहानी प्रक्रम में, जो कि आपका 4 या 5 नंबर का होता है। तो पूछेगा निम्नलिखित कहानियों में से किसी एक कहानी का सारांश या फिर कथानक अपने शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित कहानियों में से किसी एक कहानी का सारांश या कथानक अपने शब्दों में लिखिए। वहाँ पे आपको 3 कहानी, चूँकि आपके पाठ्यक्रम में है, पहले आपके पाठ्यक्रम में 4 कहानियाँ थीं। एक लाठी नाम की कहानी थी जो कि सिलेबस 30% जो घटा है उसमें रिड्यूस कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। तो तीनों कहानी वहाँ पर, या फिर 2 कहानी लिखी रहेगी, बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा। तो इसमें से किसी एक का आपको सारांश या फिर कथानक अपने शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद जो दूसरे प्रकार का प्रश्न आपका पूछेगा, उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित कहानियों में से किसी एक कहानी का उद्देश्य व्यक्त कीजिए। वहाँ भी आपको तीनों कहानी या फिर किसी 2 कहानी का उल्लेख किया रहेगा, जिसमें से किसी आप अपनी पसंद का या फिर जो आपको मालूम होगा उसका उद्देश्य आपको लिखना रहेगा। तो चलिए, हम ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये पंचलाइट कहानी है। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है इसके लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। तो सबसे पहले आप जब सारांश लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप लिखेंगे प्रस्तुत कहानी हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। प्रस्तुत कहानी का नाम पंचलाइट है। उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। कौन सी कहानी है? आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश का अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या फिर पंचलैट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण प्रस्तुत करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान का वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार से टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने अपने ही गांव में देखा होगा, कोई पश्चिम टोला कहता है, कोई दक्षिण टोला कहता है, कोई उत्तर टोला कहता है। तो इस प्रकार से टोली में विभक्त हो जाते हैं। कोई बामन टोली होती है या फिर कोई हरिजन टोला कहते हैं। तो किस प्रकार से जनजाति के आधार पर गाँव वाले ग्रामीण जो होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं, इसका बड़ा ही सजीवता के साथ पंचलाइट कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने उकेरा है, बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके बाद आगे देखिए, और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इतना ही नहीं, जब टोलियों में गांव वाले विभक्त होते हैं तो एक टोली के व्यक्ति दूसरे टोली के व्यक्ति के साथ किस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष के भावों से भर जाते हैं, या टोली के व्यक्ति अपनी ही टोली के व्यक्ति के साथ किस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष से जलते हैं, इसका उदाहरण आप सभी लोग अपने अपने गाँवों में जरूर ही देखते होंगे। तो किस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है। तो जो दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित कहानियों में से किसी एक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो ये आखिरी लाइन अगर आपका पंचलाइट पूछता है तो ये आखिरी लाइन आप लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य निम्नलिखित है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है।
चलिए, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद कहानी हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है पंचलाइट कहानी का सारांश या फिर कथानक। कथानक पूछेगा तो भी यही लिखना है, यदि सारांश पूछता है तो भी यही लिखना है। तो देखिए, मैं एक सार में आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। ये कहानी बहुत ही रोचक है, जिसे इंटरेस्टिंग कहते हैं। तो रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा था? पेट्रोमैक्स। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पेट्रोमैक्स याद हो जाता है तो आपका एक वाक्य तैयार हो जाएगा। ये देखिए, रामनवमी याद कर लीजिए, रामनवमी का मेला, उसके बाद में पेट्रोमैक्स याद कर लीजिए और महतो टोली याद कर लीजिए। ये जो 3 शब्द हैं इस लाइन के 3 शब्द हैं, ये जो इस लाइन के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यदि इतना आप स्मरण कर लेते हैं, आपके दिमाग में स्मृत हो जाता है, तो आपको ये लाइन आराम से लिखने में सहूलियत प्रदान हो जाएगी। तो रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक मेट्रोमैक्स खरीदा। मैंने पहले आप सभी को बताया कि किस प्रकार गांव वाले जाति में जनजाति के आधार पर टोली में व्यक्त हो जाते हैं। तो ये किसी गांव का चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया है। तो उस गांव में कोई एक टोली थी जिसका नाम महतो टोली था। तो महतो टोली के पंच कौन होता है? गांव के जो वरिष्ठ जन होते हैं, उन्हीं में से कोई 5 वरिष्ठ जन जो कि झगड़ा फसाद आदि होने में सुनवाई करते हैं। पहले के ज़माने में पंचायती राज सिस्टम हुआ करता था। अब क्या है भाई, अब तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब आ गया है। जरा सी बात हुई तो लोग पुलिस बुला लेते हैं। तो देखिए, वहाँ पर पंच ही हुआ करते थे। तो पंचों ने क्या सोचा, क्या राय लिया कि हमारे गांव में पेट्रोमैक्स नहीं है, चलिए खरीद लेते हैं। तो वही फणीश्वरनाथ रेणु जी ने प्रथम लाइन का आगाज़ जो है किया है कि रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले, जो गांव के व्यक्ति थे, वो पंचलैट कह करके पुकारते थे। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, देखिए पंचलैट के लिए वो पैसा इकट्ठा करके ले गए थे। पंच लोग दंड जुर्माने से जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो ले गए थे कि चलिए इसी का पेट्रोमैक्स खरीद कर ले आते हैं। तो पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद 10 रुपये उनके पास बच गए। तो उन्होंने क्या किया, पूजा की सामग्री, क्या खरीदा? पूजा की सामग्री खरीद लिया। उसके बाद सबको पंचलैट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन? पुराने ज़माने में लोग, जो नई चीज़ें आती थी, वो सबके विषय में सबको जानकारी नहीं न हुआ करती थी। तो जब पंचलैट गांव वाले लाए खरीदने के बाद, तो यह प्रश्न हो गया कि अब इसे भैया जलाएगा कौन? लो, अब काम यहीं पर बिगड़ गया। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट नहीं जलाया गया। अब यहीं देखिए ईर्ष्या की भावना, जो द्वेष की भावना है, रेणु जी ने यहीं तीसरी चौथी लाइन में ही व्यक्त कर दिया है। जब गांव वाले पंचलैट, गांव के मुखिया महतो टोली के पंच जब पंचलैट लेकर के आते हैं, तो ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि कौन जलाएगा। चूँकि उस टोले में कोई जलाना जानना नहीं चाहता था, कोई जानता ही नहीं था, तो क्या जानना चाहेगा। तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि भैया चाहे पंचलैट जले या धरी रह जाए, लेकिन दूसरी टोली के लोग इसे नहीं जलाएंगे, चाहे वह बिना जले ही पड़े रहे। ये देखो ईर्ष्या का भाव यहाँ दिखाई दे रहा है। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंचलैट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अब भैया क्या करोगे, जब तुमको नहीं आ रहा है तो कोई मजाक उड़ाएगा तो तुमको मजाक सहना न पड़ेगा। तो ये लोग मजाक सह करके चुपचाप बेचारे रह गए। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। देखिए, यहाँ कहानी में मोड़ आ रहा है। वह जानती थी कि गोधन उसी गांव का, उसी टोली का एक व्यक्ति था जिसका नाम गोधन था। तो गोधन किसे पता था? मुनरी को पता था। किसकी बेटी थी? गुलरी काकी की बेटी मुनरी थी। तो वो जानती थी कि बेचारा गोधना पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। अब भैया देखिए, यहाँ प्रेम प्रसंग की भी बात आ गई है। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है।
सभी पंच सोच विचार में बेचारे पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं, चूंकि वो सजा याफ्ता था। सजा याफ्ता का मतलब कि सजा काट रहा था बेचारा। अब हुक्का पानी यानी राशन पानी सब बंद है, उसे गांव से सब लोग पृथक करके रखे हुए थे, ठीक है, अलग कर दिए थे, क्योंकि उसने कोई अपराध कर दिया था। और अपराध कौन सा कि जो मुनरी थी बेचारी, उसको देख करके वो सलीमा का गाना जो है सनम सनम वाला गा रहा था, इसलिए उसका हुक्का पानी सब लोग बंद कर दिए थे। आप कहानी को एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, चूँकि ये तो मैं आपको सारांश ही बता रहा हूँ, तो सारांश के हिसाब से छोटा में उसको सार बना करके लिखा जाता है। तो देखिए, कनेली ने सूचना सरदार तक पहुँचा दी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निश्चय या निर्णय कर लिया गया। अब बेचारा बुलाइएगा नहीं तो क्या करिएगा, अब जलाना तो नहीं ना जानते हैं आप, तो चाहे सजा दिए हो चाहे जो दिए हो, बुलाना तो पड़ेगा। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। अब देखिए भैया, नया बवाल खड़ा हो गया। अब चूंकि उसको सजा दिए थे, अब वो तो पंचों से गुस्साएगा ना, है ये तो हमको ससुरा जेल भेज दिया है, तो हम काहे के इसकी बात सुनेंगे। तो देखिए, सरदार ने जब छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मना कर ले आई। अब भाई काकी जब चली गई तब भाई क्यों नहीं आएगा, वो मनाई तो आ गया। फिर गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि पंचलाइट जलाने में अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार से पंचलाइट होती है, या यूँ कह लीजिए पुराने ज़माने की जो लालटेन होती थी वो बत्ती से जलती थी। तो अभी उसका तस्वीर हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, टेंशन ना लीजिएगा। तो स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। बेचारा गरी तेल मंगवाया, उसके बाद में उसने जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। देखिए, उजाला क्या हो गया कि लोगों के दिल का मैल भी दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिन जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा। अब देखिए, ये जो काला लाइन है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही कहानी का जान है, प्राण है, उसको क्या कहते हैं, सब कुछ कहानी का यही काला लाइन ही है। सरदार ने क्या कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है। अब इस लाइन को मैं आपको समझाता हूँ कि इस लाइन का अर्थ क्या हुआ। तुमने जाति की इज्जत रखी है। अगर तुम पंचलाइट जलाना नहीं जानते तो दूसरी जाति वाले हमारी जाति का मजाक उड़ाते कि देखो कैसे हम पंचलाइट सब जलाना नहीं जानते हैं। अब तुम चूंकि जला दिए हो, तो अब देखिए उसके बाद तुम्हारा 7 खून माफ़। सरदार कह रहा है बुला करके गोधन से कि तुम्हारा 7 खून माफ़। 7 खून माफ़ का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? 7 खून माफ़ अर्थात तुम्हारा 7 गुनाह माफ़। तुम 7 गलती करोगे तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा मतलब जो पिक्चर वगैरह जो सिनेमा होती है उसी को यहाँ सलीमा अपभ्रंश करके लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए, अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गई। जब आपकी तरफ कोई एकटक देखने लगता है तो आप शर्म के मारे अपना चेहरा झुका लेते हैं, अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। ये फैक्ट आप लोग अंदाज लीजिएगा अगर आपको ना विश्वास हो तो। उसके बाद जो अंत का है, अंत आपने देखा कि गुलरी काकी ने गोधन को रात पर खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय पंचलाइट जला देना भैया बहुत बड़ी बात थी। अब आज क्या, आप तो 5 साल का 6 साल का लड़का जो है जला देता है, चुट से दबता है बटन, पूरे कमरे में लाइट ही लाइट हो जाती है। सब पुराना ज़माना बीत गया है। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है पंचलाइट जलाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं था, तो उसको जलाना, उसका प्रयोग करना, उपयोग करना बड़ी बात हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आप सबको पता है क्या करना है, आप काम कर दीजिए। उसके बाद अगले वीडियोस के लिए जय हिंद।